हिमाचल के घने जंगल और कुदरत के नज़ारे हर किसी को आकर्षित करते हैं। यही वजह है कि हर वर्ष लाखों पर्यटक यहाँ खींचे चले आते हैं। आज की हमारी खास पेशकश जंगल में मंगल के जरिए आपको बताएंगे कि किस तरह हिमाचल में इको टूरिज्म यानी जिम्मेदार पर्यटन को पंख लग रहे हैं। आपको ये भी बताएंगे कि सरकार की इको टूरिज्म को लेकर नई नीति क्या है। कुदरत ने हिमाचल में दिल खोलकर खूबसूरती के खजाने लुटाए हैं। यहाँ जो भी आकर्षण का केंद्र है वो कुदरत की बदौलत है। देश दुनिया में हिमाचल की पहचान भी प्राकृतिक सुंदरता की वजह से ही है। लेकिन विकास की दौड़ में इंसान इतना बहक गया है कि उसने कुदरत से ही खिलवाड़ शुरू कर दिया। लेकिन भयंकर आपदाओं से आदमी का माथा ठनका और उसे अपनी गलती का कुछ एहसास हुआ। यही वजह है कि पहाड़ी राज्य में कुछ प्रयास शुरू हुए हैं कुदरत के साथ सामंजस्य बैठाने के। उत्तर पश्चिमी हिमालय के आंचल में बसे पहाड़ी राज्य हिमाचल का पर्यावरण संतुलन में विशेष महत्व है। हिमाचल में 14,697 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वनों के तहत आता है, जो कि कुल क्षेत्रफल का 26.40% है। राज्य में अत्याधिक घने वनों का प्रतिशत 5.79 है, जबकि मध्यम घने वन 11, खुले वन 9.11 और बिखरे वनों का प्रतिशत 0.54 है। ये हरे भरे वन हिमाचल की प्राकृतिक खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं और ताजा हवा का बड़ा खजाना है। यही वजह है कि देश विदेश से लाखों पर्यटक हर वर्ष यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती को निहारने आते हैं। लेकिन अब इसी प्राकृतिक खूबसूरती के नजदीक से दर्शनों के लिए नए तरह का पर्यटन फल फूल रहा है। हम बात कर रहे हैं इको टूरिज्म की, जो प्रकृति और पर्यावरण से छेड़छाड़ किए बिना जंगल में मंगल करने जैसा है। मतलब प्रकृति की गोद में पर्यावरण मित्र पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना, जो न केवल प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत करेगा बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगा। मई 2016 में ये पॉलिसी इन प्लेस आई है। इस पॉलिसी के तहत हिमाचल के जो शहर हैं उनको डीकंजस्ट करना है, यानी कि टूरिस्ट इन बड़े बड़े शहरों में आता है ताकि टूरिस्ट दाएं बाएं भी जाए और उनको नेचर के बारे में अवगत कराना है। दूसरा इसका उद्देश्य है कि लोगों को रोज़गार प्रदान करना है और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है और टूरिस्ट को पर्यावरण के बारे में सचेत करना है। इको टूरिज्म दो चीज़ें हमारे लिए हमारे पास लाती है। एक है और क्लीन हवा, क्लीन एनवायरनमेंट और बिल्कुल पीस, क्या कहते हैं, शोर शराबे से दूर। और वहाँ पे जनरली शहरों में क्या है कि ट्रैफिक का शोर और फिर काम काज, बसों का धक्का मुक्की, यहाँ पे आके ऐसे शांति एकदम लगती है कि एक बार शांत हो जाता है मन आके। इतनी साफ हवा तो मतलब आजकल ऐसा लगता है कि नसीबों से नसीब होती है। बहुत अच्छा। दिल्ली में इतने पौ से करते जाते हैं हॉर्न, पता नहीं मेरा इतना। हाँ। और यहाँ पे वैसे भी यहाँ पे इतना शांत लग रहा है ना, आराम से हट में घुस के अंदर इतने अच्छा लग रहा है। हिमाचल में इको टूरिज्म की अपार संभावनाओं को देखते हुए ही राज्य सरकार को संशोधित इको टूरिज्म पॉलिसी लानी पड़ी। इस पॉलिसी के अनुसार इको टूरिज्म साइट को अब 10 वर्ष की अवधि के लिए आवंटित किया जाएगा। अभी तक ये साइट 5 वर्ष तक आवंटित की जाती थी। संशोधित पॉलिसी के तहत इको टूरिज्म साइट का संचालन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और विभागीय आधार पर किया जाएगा। वन विभाग के PCCF SP वासुदेवा का कहना है कि अगले 5 वर्ष में हमारा लक्ष्य कुल पर्यटकों में 10% को इको टूरिज्म के अंतर्गत लाना है। हम जो नेचर है, जहाँ जो लोगों को चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब में लोगों को पता है, इको टूरिस्ट बाहर से आने चाहिए।
स्टेट से बाहर से हैं, और हमारा विजन है कि अगले 4-5 साल में 10% ऑफ द टूरिस्ट जो हैं वो इको टूरिस्ट होने चाहिए। इको टूरिज्म के माध्यम से आप न केवल प्रकृति के नज़दीक पहुंचते हैं, बल्कि यहां आपको एक रोमांच का भी आनंद उठाने का मौका मिलता है। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि यहां पे एक बैम्बो ब्रिज लगाया गया है, जहां से पर्यटक जो है आते जाते हैं और रोमांच का आनंद लेते हैं। और यहाँ पे साथ में ही एक कमांडो नेट का भी व्यवस्था की गई है, जिसके माध्यम से पर्यटक ऊपर जाते हैं और फिर पूरा प्रकृति को निहार सकते हैं, साथ ही जो एडवेंचर है उसका भी आनंद ले सकते हैं। नई पॉलिसी के मुताबिक वन विभाग ने प्रथम चरण में 66 नई इको टूरिज्म साइट चिन्हित की हैं। इनमें से करीब 47 साइट वन विभाग स्वयं संचालित करेगा, जबकि 8 साइटों को पीपीपी मोड पर संचालित किया जाएगा। अब इन साइटों की परियोजना रिपोर्ट तैयार कर अंतिम मंजूरी के लिए हिमाचल प्रदेश इको टूरिज्म सोसाइटी की एग्जीक्यूटिव कमेटी को सौंपा जाएगा, जबकि 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र वाली साइटों को मंजूर नहीं किया जाएगा। इको टूरिज्म पॉलिसी में 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक तो डिपार्टमेंटल एक्शन, एक पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन में। पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन में हमने कुछ 60 के करीब साइटें चूज़ की थी। वो कंजर्वेटर साहबान को लिख के दिया हुआ है, वो कहते हैं उसको चूज़ करके प्रोजेक्ट बना के भेजेंगे, क्योंकि इसमें कैबिनेट ने, जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने इसको अप्रूव किया, उसमें FCA की ज़रूरत पड़ेगी। उनको प्रोजेक्ट वो बना रहे हैं। जहाँ जहाँ पे इको टूरिज्म का पोटेंशियल है, जहाँ लगता है कि टूरिस्ट आके और इसमें ठहर सकते हैं, नेचर के बारे उनको सजग किया जा सकता है, तो ऐसी हमारी तकरीबन 66 साइटें आ गई हैं। सरकार की योजना प्रदेश में 16 इको सर्किट विकसित करने की है, जो कि वन विभाग के विश्राम गृहों से जुड़े होंगे। इन सर्किट में औषधीय पौधों के पार्क, रेन शेल्टर, हट्स, पेयजल, सीवरेज प्रबंधन, स्थानीय हस्तशिल्प और खान पान की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। साथ ही पर्यटकों के लिए प्राथमिक उपचार की व्यवस्था होगी। पर्यटक सर्किट में एक तरफ से प्रवेश करेंगे तो दूसरी तरफ से बाहर आएंगे। इन सर्किट के लिए केंद्र सरकार से ग्रांट इन एड की मांग की जाएगी। कुछ हमारे फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है हिमाचल में, 200 से ज़्यादा हमारे पास ऐसे रेस्ट हाउसेज हैं जिनको हम इको सर्किट के द्वारा जोड़ा जा सकता है। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार की योजना प्रदेश के जंगलों और सड़कों के किनारे नेचर पार्क विकसित करने की भी है। साथ ही नेचर ट्रेल और वन विहार गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि देश विदेश के पर्यटक यहां आकर प्रकृति को नजदीक से निहार सकें। इसके अलावा ट्रैकिंग रूट और स्कूली बच्चों के लिए विशेष कैंप लगाने की भी योजना है। इनका संचालन और प्रबंधन हिमाचल प्रदेश इको टूरिज्म सोसाइटी की सरगल और मंडल स्तर की सोसाइटी करेगी। कुछ एक स्थान जो हैं, जैसे वन विहार बनाते हैं और नेचर ट्रेल बनती है, नेचर कैंप बनते हैं, वो वन विभाग द्वारा विकसित किए जाएंगे। इको टूरिज्म का सबसे बड़ा मकसद स्थानीय समुदाय को स्वरोजगार से जोड़ना है। सरकार की संशोधित पॉलिसी के मुताबिक इको टूरिज्म साइटों के आवंटन में हिमाचलियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इको टूरिज्म हट्स में रोजमर्रा की जरूरतों की आपूर्ति भी स्थानीय लोगों से ही सुनिश्चित की जाएगी। योजना को सिरे चढ़ाने में स्थानीय लोगों का अहम रोल होगा। जिस इलाके में हम ये टूरिज्म हम ले जा रहे हैं, इको टूरिज्म विकसित होगा, जो चिन्हित क्षेत्र हैं जो इसमें, उसमें क्योंकि अभी तो कुछ एक पहली स्टेज है, इसमें कुछ एक क्षेत्र चिन्हित होंगे और चिन्हित क्षेत्रों में जो हमारी कम्युनिटी है वो इसको चलाने में आगे आएगी। उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा इको टूरिज्म साइट के ऊपर, जैसे हमारे होटल इंडस्ट्रीज़ हैं और हमारे जो इसमें यूथ जो है तरह तरह की ट्रेनिंग ली है, कैटलरी में ट्रेंड है और हमारे यहाँ लोकल संस्था साफ सफाई में है, खाना बनाने में, जैसे यहाँ हमारी हिमाचल की लोकल धाम बड़ी मशहूर होती है। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी एक खास पेशकश जारी रहेगी।
अभी आपने देखा कि हिमाचल में किस तरह इको टूरिज्म को पंख लगाने की तैयारी है। अब आपको बताते हैं कि इको टूरिज्म के नाम पर पर्यावरण से छेड़छाड़ करने पर क्या कार्रवाई हो सकती है। इको टूरिज्म एक ऐसा पर्यटन है जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक वातावरण पर किसी तरह का नकारात्मक प्रभाव न डाले, तभी तो इसे जिम्मेदार पर्यटन कहा गया है, जो इकोलॉजिकली और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील होने के बावजूद भी स्थानीय समुदाय की सामाजिक और आर्थिक उन्नति में मदद करता है। सरकार की पॉलिसी के अनुसार इको टूरिज्म के नाम पर प्रदेश में प्रकृति के साथ छेड़छाड़ को किसी भी स्तर पर सहन नहीं किया जाएगा। संशोधित इको टूरिज्म पॉलिसी के तहत ही इको टूरिज्म साइटों का संचालन करना होगा। जो संचालक इन शर्तों का उल्लंघन करेंगे, उनका अनुबंध रद्द किया जाएगा और साइट वापस वन विभाग को सौंपी जाएगी। इको टूरिज्म साइट पर किसी भी तरह के कंक्रीट के ढांचे को खड़ा करने पर सख्त मनाही रहेगी। जो भी हट्स और अन्य ढांचे खड़े किए जाएंगे, सभी अस्थायी होंगे। कई बार ऐसी घटना हो जाए बीच में, वैसे होनी नहीं चाहिए, अगर होती है तो उसका पूरा प्रावधान है हमारे स्टाफ को, वो सशक्त हैं मौके पे कार्रवाई करने के लिए। अगर बार ऑफेंस करता है, कैसा ऑफेंस करता मौके के मुताबिक, उसमें 25 से 50,000 का प्रावधान है फर्स्ट ऑफेंस के लिए। सेकंड जो है, अगर फिर ऑफेंस करता है तो उसमें प्रावधान है 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का, उसको जुर्माना किया जा सकता है। लेकिन अगर ऑफेंस बड़ा सीरियस है तो उसमें प्रावधान है कि सीओ जो को शक्तियाँ उसमें दी हुई एग्रीमेंट में कि वो एग्जीक्यूटिव कमेटी हमारी जो बनी है उसमें मुद्दा ले जाया जाएगा और फिर जैसा एग्जीक्यूटिव बॉडी कहती है तो उसका यथासंभव जैसा भी होगा तो उसमें कैंसलेशन का भी प्रावधान रखा गया है। प्रदेश में संचालित की जा रही इको टूरिज्म साइटों के मूल्यांकन के लिए प्रभाव आकलन अध्ययन होगा। अध्ययन के आधार पर ही इन साइटों के लिए ताजा परियोजना तैयार होगी। आकलन रिपोर्ट सही होने पर ही फिर से इन साइटों का आवंटन किया जा सकेगा। वर्तमान में प्रदेश में 6 इको टूरिज्म साइट संचालित की जा रही हैं। इनमें मोतीकुना हिल सनावर, छेवा बड़ोग कैंपिंग साइट, शोघी कैंपिंग साइट, अला डलहौजी और पॉटर हिल शिमला में वन विहार इको टूरिज्म सोसाइटी के तहत एक साइट चल रही है। शोघी अमोद इको टूरिज्म प्रोजेक्ट की बात करें तो यहाँ पर्यटकों को अस्थायी ढांचे के भीतर बड़े होटलों जैसी सुविधाएं दी जाती हैं। साथ ही यहाँ आने वाले हर पर्यटक से एक पौधा जरूर लगवाया जाता है। यहाँ आने वाले पर्यटकों को पर्यावरण संरक्षण की जानकारी के साथ साहसिक गतिविधियों से भी रूबरू करवाया जाता है। इको टूरिज्म क्या है और क्या ये पूरा कॉन्सेप्ट है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हरीश शर्मा जी। उनसे जानते हैं कि आखिर जो इको टूरिज्म है उसमें पर्यटकों को क्या सुविधाएं दी जाती है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जो आपके यहाँ हट्स आपने स्थापित किए हैं, यहाँ पे पर्यटकों को किस तरह की सुविधाएं दी जाती है? इको टूरिज्म के माध्यम से यहाँ पे हम टूरिस्ट को एक 5 स्टार लेवल के होटल की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों को नेचर के बारे में बता रहे हैं, नेचर प्रिजर्व करने के बारे में बता रहे हैं। लोगों से आज की डेट में अगर हम देखें तो एनवायरनमेंट के साथ रिश्ता सा टूट सा गया है, जिसमें हम लोगों से यहाँ पे पौधारोपण करा के धरती के करीब लेके जा रहे हैं। साथ में ही वर्मी कंपोस्ट हमने यहाँ पे रखा हुआ है, जिसके बारे में लोगों को हम इस चीज़ की नॉलेज दे रहे हैं कि वर्मी कंपोस्ट से खाद कैसे बनाई जाती है। और साथ ही में नेचर ट्रैक्स के लिए वॉक्स पे हम यहाँ पे जंगलों में लेके जा रहे हैं, जिसमें हम पर्यावरण के बारे में बता रहे हैं लोगों को। काफ़ी माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे आती है, तो उन पक्षियों के बारे में हम लोगों को यहाँ पे नॉलेज दे रहे हैं और एक अच्छी सर्विसेज के साथ कॉटेजेस जंगल के बीच में बना रखे हैं। तो ये एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है गेस्ट के लिए। अदरवाइज अगर कोई पहाड़ों में आ रहा है तो लोगों को जंगल के बीच में जाने का मौका मिल नहीं पाता है। अगर रोजगार की बात की जाए तो यहाँ पे कितने लोगों को रोजगार मिला है और आपके यहाँ कितनी हट्स है जो आपने स्थापित की है? हमारे यहाँ पे 20 हट्स है जो कि 1 हेक्टेयर एरिया में फैली हुई है। और इस रिजॉर्ट को चलाने के लिए अगर हम देखें तो 20 कॉटेजेस में बहुत ज़्यादा स्टाफ हमने रखा हुआ है, जिसमें कि 70 से 75 लोगों का स्टाफ है हमारे पास और 100% हिमाचलीज़ है। मैं खुद भी एक हिमाचली हूँ।
तो कोशिश हमारी यही है कि जितना रोजगार मिले सारे हमारे हिमाचलीज को ही मिले। अब ये जानना भी जरूरी है कि पीपीपी आधार पर इको टूरिज्म साइट चिन्हित करने से लेकर आवंटन तक की प्रक्रिया क्या है। इको टूरिज्म साइटों को वन मंडल स्तर पर गठित इको सोसाइटी चिन्हित करेगी। इसके बाद मामला सर्कल स्तर और फिर राज्य स्तर की इको टूरिज्म सोसाइटी को भेजा जाएगा। राज्य स्तर की सोसाइटी आधारभूत ढांचा विकास बोर्ड से फाइनल प्रोजेक्ट की मंजूरी लेगी। फाइनल प्रोजेक्ट की मंजूरी के बाद FCA से मंजूरी ली जाएगी। इसके बाद टेंडर के जरिए सफल बोलीदाता को इको टूरिज्म साइट आवंटित होगी। हम बिडिंग करेंगे, जिसकी हमारी प्रोजेक्ट प्रपोजल्स बनेंगी और वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड में भेजेगा, फिर हमारे पास आएगा, फिर हम उसको FCA क्लियरेंस के लिए भेजेंगे। जब सारी जितनी भी हमारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाती हैं, उसके बाद इसकी बिडिंग करेंगे PPP मोड पे। तो वहाँ फिर उसका एग्रीमेंट साइन होगा उसके एंटरप्रेन्योर के साथ जो भी इसको PPP मोड पे लेता है। प्रदेश सरकार ने संशोधित इको टूरिज्म पॉलिसी में कई कड़े प्रावधान किए हैं। साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार देने के कई दावे किए गए हैं, लेकिन ये दावे कितने सच होते हैं ये कहना अभी मुश्किल है। उम्मीद है कि सरकार इस योजना को जमीनी स्तर पर लागू करेगी, तभी सही मायनों में पर्यावरण संरक्षण और लोगों को रोजगार देने का उद्देश्य पूरा हो पाएगा। अभी वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको लेकर चलेंगे इको टूरिज्म हट्स पर, जहां जानेंगे कैसे प्रकृति के नज़ारों के साथ आप साहसिक गतिविधियों का भी आनंद ले सकते हैं। जंगल में मंगल ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। हिमाचल के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इको टूरिज्म नाम से कुछ ऐसा ही कंसेप्ट शुरू किया है। हम इस वक्त खड़े हैं कसौली के पास सनावर में। ये है सनावर नेचर कैंप, जहां 15 के करीब नेचर हट्स बनाई गई हैं और यहां पर टूरिज्म की जो फैसिलिटी दी गई हैं उसके हिसाब से लोगों को नेचर के करीब रखा जाता है। ये है कसौली के पास सनावर का नेचर कैंप। अगर पहाड़ी पर खड़े होकर देखें तो ये कैंप एक भरी पूरी बस्ती की तरह नजर आता है, जैसे कुदरत की गोद में बसा कोई आदिवासी गांव हो। पहले हमारे पुरखों के घर भी कुछ ऐसे ही हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही इंसान ने विकास की दौड़ में भागना शुरू किया, पढ़ लिख कर कुछ डिग्रियां ले ली, बड़ी बड़ी नौकरियां हासिल की, तो उसे ये जीवन शैली निम्न स्तर की लगने लगी और हमारी सभ्यता ने इन जंगलों को छोड़कर कंक्रीट के जंगलों में प्रवेश कर लिया। लेकिन जब उस कृत्रिम दुनिया में आदमी को बेचैनी महसूस होने लगी, आपदाओं का डर सताने लगा, तो इंसान आज फिर इन पुरानी बस्तियों की तरफ वापस लौट रहा है, नए नाम और कंसेप्ट के साथ, जिसका नाम है इको टूरिज्म। आपने तो एक बेस कैंप टाइप का बना दिया है कि भाई आप आओ, पैसे दो और होटल की तरह यहाँ रह के चले जाओ। हाँ, कुछ ऐसा ये, पर पहले का और अब में थोड़ा फ़र्क है। पहले लोग बहुत मौज मस्ती में आते थे, अब थोड़ा डिसिप्लिन में लोग आते हैं, प्रॉपर नेचर का एंजॉय करते हैं। कुछ हम गाइड भी करते हैं, लोकल एरिया के बारे में करते हैं, नेचर के बारे में करते हैं। तो फ़र्क पहले से और अब में काफ़ी ज़्यादा है। सनावर नेचर कैंप का डाइनिंग हॉल भी पूरी तरह इको फ्रेंडली है। सुविधाएं यहाँ पूरी हैं जो बाहर से आने वाले एक पर्यटक को चाहिए होती हैं। पंखे लगे हैं, टीवी लगा है, कुर्सी मेज भी हैं, लेकिन फर्श देखिए बिल्कुल बजरी पड़ी है। बांस के सहारे छत बनाई गई है, घास फूस की पूरी छत बनी है, क्योंकि इको टूरिज्म के कंसेप्ट के तहत आप स्थायी निर्माण नहीं कर सकते। सनावर नेचर कैंप के डाइनिंग हॉल में अब इस वक्त हम आ पहुंचे हैं। तो फैसिलिटीज यहाँ पूरी जो एक रेस्टोरेंट में होती हैं, एक होटल में होती हैं, ठीक वैसी ही हैं, लेकिन नज़ारा जो है वो थोड़ा सा अलग है। आप देख सकते हैं कि ये मिट्टी का पूरा फर्श है यहाँ पर। मतलब नाम इको टूरिज्म है तो प्रकृति के बिल्कुल करीब रहने की यहाँ पर कोशिश की गई है। हाँ, लेकिन
सुविधाओं का टोटा नहीं है। आप देख सकते हैं वॉश बेसिन यहाँ पर लगा हुआ है, बिल्कुल सामने एक ग्लास भी लगा है। तो सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा गया है, लेकिन नियर टू द नेचर वो कंसेप्ट अपने आप में बना हुआ है। जी, क्या खासियत है इस डाइनिंग हॉल की दिनेश जी? खासियत सर ये है कि आप जंगल में बैठ के पूरा एहसास आपको हो जाएगा बैठ के कि आप बिल्कुल एक जंगल में, बिल्कुल एक पूरी फैसिलिटी आपको मिल रही है। हर तरह की सुविधा, हर तरह का खाना हम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो बैठने का नज़ारा है बिल्कुल वो आप बैठ के एहसास कर पाएंगे कि क्या फर्क इसमें लग रहा है आपको। गजब का नज़ारा है अंदर, बिल्कुल बजरी पड़ी है नीचे, बिल्कुल नेचर, नियर टू द नेचर। ऐसे लगता है कि जैसे कुदरत ने खुद बनाया हो इसको, ठीक वैसे ही एंजॉय करेगा जो भी यहाँ टूरिस्ट आएगा। अच्छा, परोसा क्या जाता है यहाँ लोगों को? मतलब नेचर के करीब जब आदमी आएगा तो कुछ हट के खाना चाहेगा जो शहरों में नहीं मिलता हो, मतलब कुछ जंगली सा उसका कुछ खाने का मन करता होगा। फूड कुछ ऐसा है आपके मेन्यू में? हाँ, बिल्कुल है सर। हम स्पेशली हिमाचली फूड प्रोवाइड करते हैं और लोग उसको पसंद भी करते हैं। जैसे हिमाचली कद्दू है, हिमाचली भिंडी है और सिड्डू हम लगाते हैं, और लोकल यहाँ पे मालपूड़ा हम जिसको कहते हैं। तो ग्रुप में हम यहाँ मैक्सिमम हम जो अच्छे ग्रुप, जो बड़े ग्रुप आते हैं उसको हिमाचली फूड ही प्रोवाइड करते हैं। वाकई दिलचस्प कंसेप्ट है ये। ऐसा लगता है इंसान अपनी जड़ों की तरफ वापस लौट रहा है। दिनेश जी ने इस जो नेचर पार्क है लगभग 15 के करीब हट्स बनाई हैं। दिनेश जी, क्या क्या खासियत है इनकी, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और किराया कितना है, क्या आप बताएंगे? ये यहाँ से शुरू करते हैं। सर, फैसिलिटी हमने इसमें बिल्कुल बेसिक सी दे रखी है। जैसे नेचर से रिलेटेड सारी फैसिलिटीज़ है। इसमें डाउन बेड लगे हैं, अटैच वॉशरूम है, एक सिंपल सा फैन लगा है, और जिसका रेंट है वो जो आप ये देख रहे हैं इसका 3000 रुपये है पर नाइट का। अच्छा, ये टेंट नुमा कुछ है दिख रही है थोड़ी? टेम्परेरी टेंट है, ये पोर्टेबल टेंट हमने इंस्टॉल कर रखा है। जैसे कि बड़े ग्रुप आते हैं, ये इसका मतलब रेंट फिक्स नहीं है। इको टूरिज्म में नियर टू द नेचर के साथ एडवेंचर का भी खूब तड़का है। यहाँ लोग कुदरत के करीब रहने के साथ साहसिक खेलों का भी मजा ले सकते हैं। सोनावर नेचर कैंप में एडवेंचर का भी भरपूर इंतजाम है। क्या कुछ कर रखा है दिनेश जी आपने, ये बताएंगे थोड़ा सा? सर, हमने एडवेंचर का वो सेटअप लगा रखा है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा बैम्बू ब्रिज है, ये कमांडो नेट है। तो कोई खतरा तो नहीं है? कौन कौन से आयु वर्ग के लोग आप अलाउ करते हैं सब करतब दिखाने के लिए यहाँ पर? सर, आयु वर्ग का तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। बहुत छोटे बच्चे अगर 5 साल से नीचे वो नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास जो लड़के करवाने वाले वो प्रॉपर ट्रेनर है, तो पूरी सेफ्टी के साथ उसको करवाते हैं। ट्रेनर साथ में रहता है? बिल्कुल सर, ट्रेनर साथ में रहता है। वो ट्रेनर लड़के हैं, 3 लड़के हमने रखे हुए हैं यहाँ पे जो उसको करवाते हैं। वो प्रॉपर ट्रेनर है, प्रोफेशनल है। अच्छा, तो ये दिन भर चलता रहता है? कोई समय तो नहीं फिक्स है इसके लिए कि यही टाइम रखा गया है, मतलब कभी भी कर सकता है कोई? नहीं सर, थोड़ा समय इसके लिए है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को लगभग 5:30 बजे तक ये इसका समय फिक्स है। क्योंकि चले ऊपर तक कैसा है? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ न केवल नेचर को एंजॉय किया जा सकता है, बट अगर कोई एडवेंचर का प्रेमी है तो उसके लिए भी काफ़ी कुछ है इस नेचर कैंप में। इस तरह की नेचर कैंप को बनाने के लिए साइट का चुनाव काफी अहम होता है। साइट ऐसी होनी चाहिए जहां तक पर्यटक आसानी से पहुंच सकें। वहीं यहां ये भी ध्यान रखना होता है कि पर्यटकों को सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा ठीक से दिखाई दे। वहीं इस व्यवसाय का मकसद केवल पैसा कमाना ही नहीं है, इसका उद्देश्य लोगों को पर्यावरण बचाने का संदेश देना भी है। और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं है। लेकिन दिनेश जी, आपका कंसेप्ट देखकर तो लगता है कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं। नहीं सर, वैसे हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं, और जो यहाँ पे आते हैं हम उनको भी गाइड करते हैं, उनको भी समझाते हैं। तो ये एक हल्का सा स्लोगन हमने लगा रखा है, लेकिन हम यहाँ बहुत कुछ कर रहे हैं। प्लांटेशन हम रेगुलर करते हैं यहाँ पे, और बाकी जो कंस्ट्रक्शन हमारी सारी वो तो वैसे ही। इको टूरिज्म फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कंसेप्ट है। सरकारी कामकाज में पेचीदगी काफी होती है। कई बार काम शुरू करते करते आदमी के हाथ खड़े हो जाते हैं। क्या चुनौतियां हैं इस काम में, और जो लोग इको टूरिज्म के काम को अपना व्यवसाय बनाना चाहते हैं वो किस तरह से इस व्यवसाय को अपना सकते हैं, जानने के लिए बात करते हैं सनावर नेचर कैंप के मालिक दिनेश शर्मा से। दिनेश जी, आपने इस अपने नेचर कैंप में कई तरह की सुविधाएं दे रखी हैं। जब आप बना रहे थे तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में कितना टाइम लगा? टेलीफोन की लाइन लेने में, पानी की पाइप लेने में बहुत दिक्कत आती है इन सब चीज़ों में। मतलब कितना एक सेटअप के लिए कितना टाइम, कितनी पेशेंस रख सकता है जो इन्वेस्टर है? टाइम सर एक्चुअली क्या है, गवर्नमेंट प्रोसेस है, थोड़ा लेंथी तो होता ही है। वैसे कंप्लीट सेटअप लगाते तो हमारे को लगभग 2 से 3 साल लग गए, पर रनिंग में हम इसको बहुत जल्दी लेके आ गए थे। पर जैसे टेलीफोन सुविधा है,
पानी कनेक्शन हमारे को अभी तक मिला नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, इसमें लगभग काफ़ी टाइम लग गया था वैसे। तो देखा आपने कि कितना जबरदस्त कंसेप्ट है ये जंगल में मंगल। ना नेचर से खिलवाड़ और सुविधाएं लगभग वैसी ही, नेचर के करीब रहने का आनंद और नेचर के साथ एडवेंचर भी, और क्या चाहिए। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।